सभी को नमस्कार। 71st बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है और जो भी इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो उम्मीद है कि अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही कर रहे होंगे और लास्ट आपने 3-4 महीने में जो भी कुछ पढ़ा है, चाहे वो जीएस पेपर फर्स्ट हो या सेकेंड हो और इवन निबंध का भी अगर बात हो, और आपने जो भी पढ़ा उसको अच्छे से कीजिए रिवीजन। और कुछ चीज़ ध्यान जो रखना है, अभी जो आपके पास जो भी 5-6 दिन का समय है, खास करके निबंध के पेपर में क्या कीजिए, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे अगर एजुकेशन ही टॉपिक है, अगर कोई अगर निबंध उस पर आ जाए, आप उसमें क्या इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कौन सा कोटेशन लिखेंगे या कौन सा दोहा का यूज करेंगे या कौन सा केस स्टडी की बात करेंगे, तो वो सब चीज़ अभी से सोच लीजिए। अगर मान लेते हैं अगर निबंध आ जाए किसी सत्य पे या विचार पे, तो जो भी अलग अलग जो फिलोसफिकल एसे है या इकोनॉमिक बेस जो एसे है या सोशल वाला जो भी निबंध है, तो उसका जो आप एक टॉपिक पर कुछ कोटेशन तैयार कर लीजिए, कुछ दोहा या कुछ केस स्टडी या और भी जो चीज़ आप लिखने जा रहे हैं, यानी भूमिका में या बॉडी पार्ट में, इवन यहाँ तक निष्कर्ष में, उसको लिख लीजिए। अगर आपको कुछ दिक्कत है, 70 बीपीएससी मेंस एग्जाम जब हो रहा था उस समय मैं निबंध का लगभग 25-30 लेक्चर लिया हूँ अलग अलग टॉपिक पे, तो आप जाके उस वीडियो को बहुत 2K स्पीड में देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ हो जाएगा रिविजन। मान लेते हैं कि अगर एआई पर कोई अगर निबंध आ जाए या सोशल मीडिया पर कोई निबंध आ जाए, डेमोक्रेसी पे कोई निबंध आ जाए या सत्य पे या विचार पे अगर कोई निबंध आता है, उसमें क्या आप लिखेंगे। तो अगर आपके पास समय है जाके इस लेक्चर को देख लीजिएगा। और जो भी लेक्चर मैं 70 बीपीएससी ऐसे के लिए बनाया था आज से कुछ दिन पहले, सब पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप उसको कर लीजिए। अब जो मैं ये लेक्चर भी आप लोग के साथ जो शेयर कर रहा हूँ, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 71 बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, जो कुछ डेटा जो आप अपने आंसर में यूज करेंगे, चाहे आप जीएस का शॉर्ट आंसर लिखिए या लॉन्ग आंसर लिखिए, इवन निबंध में भी कई जगह कुछ जगह हमको फैक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं क्या इसमें लेक्चर में क्या कर रहा हूँ कि लास्ट 1-1.5 साल का जो भी जो आंकड़े हैं जो कि न्यूज़पेपर में आया हुआ, क्योंकि इसका सोर्स मेनली जो है, जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल जहाँ पे पर डे मैं न्यूज़पेपर कटिंग शेयर करता हूँ, चाहे हिंदी मीडियम का, चाहे हिंदी में न्यूज़पेपर आ रहा हो या इंग्लिश में न्यूज़पेपर आ रहा हो, तो जो भी उसमें इंपॉर्टेंट हमको 1-1.5 साल में कुछ फैक्ट लगा है, आंकड़ा जो कि आप अपने मेंस में आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और इसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर डालिए। ठीक, बाकी अभी एडीओ का भी एग्जाम चल रहा है, कुछ जो मेंस देने वाले कैंडिडेट हैं एडीओ का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आप एग्जाम के बाद जो भी समय बचा उसको मेंस को अच्छे ढंग से क्या कर डालिए रिवीजन। और लास्ट लेक्चर में इसमें अभी एक चीज़ बताऊंगा कि कुछ आंसर आप कैसे लिखें, कौन सा फ्लो चार्ट का यूज करें, कौन सा डायग्राम बनाएं, कौन सा मैप, मैं इस लेक्चर के लास्ट में कुछ मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। देखिए, एडीआर का रिपोर्ट कहता है कि हमारे देश में जो मंत्री है, चाहे वो केंद्र सरकार में मंत्री हो या राज्य जो सरकार में, जितना भी पूरे देश में है, लगभग 47% मंत्री पर क्रिमिनल केस दर्ज है। और इसे भी इस बार का जो लोकसभा में जो चुनाव हुआ है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, टोटल लगभग जितना भी एमपी हैं उनमें से उन पर जो है ना टोटल पर 46% जो है ना इन पर जो है ना आपराधिक मुकदमे दर्ज है। तो ये एडीआर का रिपोर्ट जो कहता है। और जब आप कभी आंसर लिखें कि राजनीति में अपराधीकरण की घटनाक्रम जो होती है, उसमें आप इस तरह के डेटा का यूज कर सकते हैं। एडीआर का एक रिपोर्ट और कहता है, हालिया रिपोर्ट, कि अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड के अगर कोई उम्मीदवार अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके जीतने की दर, सफलता जो दर है वो 15.3%। अगर समान कोई अगर व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जीतने की संभावना मात्र 4.4% है। ये बात अपने आंसर में कुछ ऐसे आर्गूमेंट या कुछ देखिए, अगर आप मान लेते हैं कि सिर्फ शब्दों का यूज कर रहे हैं, तो उसमें कोई अगर फैक्ट आ जाए, कुछ आंकड़े अगर आ जाता है ना बीच बीच में आंसर में, तो उसमें आपको 1-2 मार्क्स अधिक मिलने का चांस रहता है। अब एक और है, आप जानते हो हमारे देश की जो न्यायपालिका है उसमें कई मतलब कि करोड़ केस पेंडिंग है। तो जब भी कभी आप आंसर न्यायपालिका की चुनौतियों को लेकर लिखें, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार जो है ना जो पेंडिंग केस, देखिए जो जिला स्तर पे जो मतलब कि आपका जो न्यायपालिका है उसमें 4.6 करोड़, लगभग हाईकोर्ट जो है उसमें लगभग 60 या 63 लाख के आसपास केस पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट में लगभग जो है ना 92,000 जो है ना आपका
आपको ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस आपका पेंड, मतलब लगभग ये समझ सकते हो 5 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश में जो है केस पेंड। ये लगभग डेटा है, जब भी कभी आप आपने यूज करें तो आप लगभग, क्योंकि आप न्यूज़ पर जब देखेंगे तो लगभग ही सब वो यूज करता है। और अभी वर्तमान में जो है ना 10 लाख पे मात्र 22 जज है, जबकि विधि आयोग का कहना है कि नहीं 10 लाख पर 50 जज होने चाहिए। ये भी आप जब न्यायपालिका की चुनौतियाँ लिखें तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। हुसैनारा खातून वर्सेस बिहार राज्य जो जजमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, एक उसमें कहना था कि त्वरित न्याय आर्टिकल 21 के तहत जो है ना लोगों को मिलना चाहिए। दैट मीन्स ये है कि अगर इतना केस पेंडिंग है, ठीक ना, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का भी ना उल्लंघन हो रहा है। जब भी कभी आप खास करके पॉलिटी का आंसर लिखें तो कुछ इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है 1900 मतलब आज़ादी के बाद से लेके अगर अभी तक आप बात करेंगे वो 10-15 कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट जहां आप अपने निबंध में भी कहेंगे आ सकता है, जीएस पेपर 2 पॉलिटी में आप अच्छे से उसको यूज कर सकते हैं। फिर उस चीज़ को भी एक बार क्या कर डालिए, जैसे ही मान लीजिए ये जो जजमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यूज कर सकते हैं। चलिए, यूडाइस एक पोर्टल है, ये आपका यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है, जिसमें कि भारत में जितना भी स्कूल है, स्कूल में जो बच्चे कितने नामांकन है या कितने टीचर है उसका एक आंकड़ा उसमें रहता है। तो यूडाइस का भी रिपोर्ट ये 24-25 का ये कहता है हमारे देश में जो शिक्षक और जो छात्र का जो रेशियो है 1:30 के, मतलब एक टीचर पर कितना 30 बच्चे, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। सकल नामांकन जो अनुपात हमारे देश में अभी मिडिल स्कूल में आपका 90.3% है, सेकेंडरी में आपका जो है 68.5% है। और शिक्षा में जो अभी खर्च हमारे जीडीपी का 3% मोटा मोटी हुआ, लेकिन जो एनईपी जो 2020 का है उसमें ये कहा गया कि हम 6% जो है खर्चा होना चाहिए शिक्षा पर। ये भी आप कुछ आंकड़ा इसमें यूज कर सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी से क्वेश्चन 68 बीपीएससी में शायद पूछ चुका है। देखिए, जब भी ब्लू इकोनॉमी का आप आंसर लिखे तो आप कुछ देखिए ऐसे करके इंडिया का मैप बना सकते हैं। तो जहाँ तो इसमें दिखा दीजिए कि हमारा जो कोस्टल जो लाइन जो लंबाई उसका लगभग 11,098 किलोमीटर है, जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लगभग 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जीडीपी में लगभग 4% का फेयरिंग है, लगभग 13 पोर्ट बड़े बंदरगाह और 2 फौजन आपका छोटे छोटे बंदरगाह आपका इस तटीय इलाके में भारत का है। तो आप ये दिखा दीजिए। देखिए, माइग्रेशन पे आपका जो एक जो आंकड़ा अगर लिखना हो 2011 का जनगणना ये कहता है कि लगभग 45 करोड़ प्रवासी हैं हमारे देश में, ठीक ना, जो मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हुए हैं। आर्थिक सर्वे 2023-24 के अनुसार 2030 तक 40% से अधिक जनसंख्या हमारा कहाँ रहेगा, शहर में, क्योंकि शहरी का क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, शॉर्ट में या लॉन्ग में भी। आप ऐसे डेटा इसमें यूज कर सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी का जहाँ तक बात है, अभी जो लोकसभा में एक चर्चा का विषय भी था कि जब 2045 में विकसित भारत बनने में स्पेस टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका होगी, चर्चा का विषय ये था लोकसभा में। तो जब भी कभी इसरो का क्वेश्चन जब आंसर लिखा, देखिए उसमें अचीवमेंट आपको पूछा जाएगा या हमारे देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इसरो की क्या भूमिका है, ठीक ना। देखिए, जो मेजर अचीवमेंट जो इसरो का है, जैसे कि 1975 का आप जिक्र कर सकते हैं आर्यभट्ट, ठीक है, 1980 का FLV-3, 2008 का चंद्रयान फर्स्ट, 2013 का मार्स मिशन, 23 का चंद्रयान 3, 25 का एक्सियम जो अंतरिक्ष यात्री गए थे। तो कहते हैं ये कुछ मेजर अचीवमेंट दिखाइए, और भविष्य का जो भी प्रोजेक्ट इसरो का वो भी आप 4-5 याद रखेंगे, आप आंसर को बेहतर ढंग से लिख पाएंगे। SDR जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग जो है ना, इंडिया 167 देशों में 99 रैंक पर है, ठीक ना। तो ये आप उसमें जो SDG 1, 2, 3 एक बार गूगल भी सर्च करके देख लीजिएगा, वो आपको आंसर लिखने में जो था आपको हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, जो ग्लोबल जेंडर जो गैप रिपोर्ट 2025 है। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि 148 देशों में इंडिया 131 नंबर पर। देखिए, जब भी कभी आप मान लेते हैं कि अगर महिला पर कोई निबंध लिख रहे हैं तो इस चीज का यूज कर सकते हैं, या अगर कुछ वेलफेयर स्कीम जो महिलाओं को लेके है अगर आप लिखना ही चाहते हैं तो निगेटिव पॉइंट में आप 1-2 बात ये लिख सकते हैं कि अभी भी जेंडर जो रिपोर्ट जो इंडेक्स है उसमें इंडिया काफी अभी लो रैंकिंग है, और पार्लियामेंट में संसद में जो है ना मात्र लगभग 14% महिलाएं जो है ना MP बनी। ये भी आप डेटा यूज कर सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए, NFHS 5 का ये रिपोर्ट है कि 33% महिलाएं हैं हमारे देश में इंटरनेट का प्रयोग करती थी। कहीं ना कहीं जो असमानता जो है आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। एनीमिया से पीड़ित लगभग 57% महिलाएं। तो महिलाओं के साथ जो भी चुनौतियां हैं, समस्या, आप इस तरह कुछ अगर फैक्ट लिख देंगे तो चीज़ आपके लिए बेहतर होगा। अब देखिए, कुछ ज़्यादा अगर फैक्ट अगर आपको लगता है कि हमको याद नहीं रह पाएगा इतना कम समय, 1-2 बार लेक्चर देख लीजिए, PDF 10 मिनट पढ़ ले, आपको चीज़ मेरे ख्याल से याद हो जाएगा। उस पर देखिए, और आप लिख सकते हैं अगर जो कुछ महिलाओं को लेकर आ जाए। देखिए, आबादी का लगभग
48% है, बट जीडीपी मात्र 18% योगदान है। इस न्यूज़ पेपर में आपका आया हुआ है। एक और चीज़, अगर हमारे देश में जो संघीय ढांचा है, तो संघीय ढांचा में केंद्र ज़्यादा मजबूत है। तो अगर कुछ ऐसे आर्टिकल आपको यूज करना, तो आप क्या लिख सकते हैं, केंद्र को अधिक पावर कौन कौन सा अनुच्छेद देता है। आर्टिकल 248 हो गया, आपसी शक्तियाँ हैं, 250 हो गया, 253 हो गया, 249, ये सब चीज़ आप ऐसे करके ना, या शॉर्ट आंसर लिखिए या लॉन्ग, तो आप इस तरह का फ्लो चार्ट बना के अपने आंसर को और बेहतर कर सकते हैं। और जब भी कभी संघीय ढांचा का आंसर लिखा या केंद्र राज्य संबंधों में विवाद लिखा, उसका समाधान में सरकरिया आयोग या पुंछी आयोग का आप अवश्य जिक्र करें एक अच्छे मार्क्स के लिए। IMF 2024 का रिपोर्ट यही है कि इंडिया का जो अभी जीडीपी $3.7 ट्रिलियन है और फोर्थ लार्जेस्ट जो है जीडीपी पूरी दुनिया में हमारा है। तो आप ये भी याद रखेंगे। ट्राई एंड इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में 85 करोड़ से भी अधिक इंटरनेट यूजर्स है। अगर जब भी कभी सोशल मीडिया या और भी कर निबंध भी लिखे हैं, इवन अगर जीएस में, तो आप इस तरह के आंकड़े का एक यूज कर सकते हैं। अप्रोक्स लगभग 45% आबादी कृषि पर निर्भर है। आप जब कभी पढ़ेंगे तो 45% लिखा होगा, कहीं 46%, तो लगभग आप 45-46% जो है कहाँ निर्भर है, कृषि पर। और जीडीपी में जो योगदान लगभग आपका 15 से लेकर 16% आप दिखा सकते हैं। अप्रोक्स यूज करें, अगर एग्जैक्ट डेटा अगर याद नहीं है, लगभग लिख के आप इसमें चल सकते हैं। ऑक्सफैम का रिपोर्ट कहता है असमानता को लेके, ये काफी इंपॉर्टेंट, आप इन सब आंकड़ों का यूज बहुत जगह कर सकते हैं। इसे मान लेते हैं अगर निबंध में ये आ जाए कि वे सपने जो भारत को सोने ना दे, दैट मीन्स कि आर्थिक असमानता ज़्यादा है, तो आप इस तरह के आंकड़े से अपने मतलब कि एशिया को और बेहतर कर सकते हैं। वही कि भारत के सिर्फ 10% लोगों के पास 70% संपत्ति या 1% के पास 40% संपत्ति, ये आर्थिक असमानता को दिखा रहा है। ओके, नीति आयोग के अनुसार ये कहा गया है कि 60 करोड़ लोग अभी भी हमारे जल संकट तक उसको उनको पीने का पानी उनके पास अवेलेबल नहीं है, उनसे जूझ रहे हैं। ठीक, एक अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय का भी एक रिपोर्ट आया है, भारत में कामकाज की स्थिति 2026 के अनुसार, अभी न्यूज़पेपर आया था कुछ दिन पहले ही, उसमें यह कहा गया है कि 20 से लेकर 29 ईयर साल के जो स्नातक जो युवा कर चुके हैं, लगभग 6.3 करोड़ हैं, उनमें से 1.1 करोड़ बेरोजगार है। ये आप आंकड़े का यूज कर सकते हैं। WHO के अनुसार वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024-25 में दुनिया के जो 20 शहर हैं प्रदूषित, उसमें से भारत के 14 शहर हैं, ये भी आप यूज कर सकते हैं। IPCC का 6th असेसमेंट रिपोर्ट में भारत को ना उन शीर्ष 5 देशों में रखती है जहां जलवायु जोखिम सर्वाधिक है। और रिपोर्ट ये भी कहता है कि लगभग जो है गेहूं या चावल के उत्पादन में भी कमी होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव जो है भारत पर ठीक ठाक पड़ने वाला है। स्वास्थ्य पर खर्च जीडीपी का भी 2.1% हो रहा है, लेकिन WHO का कहना है कि नहीं, कम से कम 5% होना चाहिए। जब भी कभी हेल्थ सेक्टर से कोई क्वेश्चन अगर आ जाए शॉर्ट या लॉन्ग, आप इस तरह के आंकड़े का यूज देखिए। अगर एग्जैक्ट आपको याद नहीं है तो कुछ लगभग यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी चूंकि AI जो है चीज़ें चल रहा है, देखिए AI वर्सेस अगर जॉब की अगर हम बात करें, ILO और जो EF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 2030 तक जो है ना 8 से 10 करोड़ नौकरियां AI से कहीं ना कहीं होगी प्रभावित। मतलब कि अगर चूंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, अगर हम अपने लोगों को उस तरह से ट्रेन नहीं करेंगे, अगर उनको स्किल नहीं देंगे, तो चीज़ें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। भारत का जो औसत अभी आयु है 29 वर्ष है, ठीक ना, 29 ईयर्स है। वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि अगर जो भी आबादी अपने पास है उनको सही तरह से स्किल या एजुकेशन दे दिया जाए, तो पूरी दुनिया में जो है ना हम अपने जो जन के लाभांश का फायदा उठा सकते हैं, उन सब देशों में अपने लोगों को भेजकर। लेकिन हाँ, स्किल और एजुकेशन दो चीज़ों पर यहाँ पे फोकस किया गया है। वायु प्रदूषण से देश का लगभग 60% जिला जो है ना चपेट में है, ये भी जो न्यूज़पेपर में आया था। तो आप अपने ऐसे आंकड़े का यूज कर सकते हैं, ठीक है। 18वीं जो विधानसभा चुनाव बिहार में हुआ, उसमें 54% MLA पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और 90% जो है MLA करोड़पति। ये भी आप देख सकते हैं कैसे अपराधीकरण और धनबल दोनों जो है ना हमारे बिहार की राजनीति में आपको दिखाई पड़ेगा। क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कि बिहार के राजनीति का कल्चर, तो कल्चर में आप इन सब चीज़ों को भी दिखा सकते हैं, कुछ पॉजिटिव दिखाइए, कुछ नेगेटिव, तो आपका आंसर बेहतर होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट हाल ही में एक जजमेंट में कहा है कि जो UCC अब लागू करने का समय आ गया। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट 1985 के शाह बानो बेगम मतलब कि मामले में, 1995 के सरला मामले में ये भी कह चुका है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि UCC लागू होना चाहिए।
MSME का नई परिभाषा जो है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है। देखिए, अगर कभी MSME का क्या भूमिका हमारे देश में है आर्थिक में, तो GDP में लगभग 30% शेयरिंग, निर्यात में लगभग 45% और रोजगार लगभग 11 या 12 करोड़ के आसपास लोगों को जो है MSME रोजगार दे रही है। और जो अभी मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है, बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक 2025 ग्लोबल वाला है, उसमें जो है ये कहा गया है, जहां 2004-5 में 55% जो है ना गरीबी था भारत में, लेकिन अब वो घटकर 19-21 में 16.4% हो गया है। आप इस चीज़ का भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया, जो कि आप जब भी कभी शॉर्ट आंसर लिखिए, लॉन्ग लिखिए या निबंध में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब आइए कुछ मैं फ्लो चार्ट या कुछ डायग्राम या कुछ मैप बताता हूँ जो आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कभी आप मेंस का आंसर लिखें, चाहे शॉर्ट या लॉन्ग या अगर निबंध भी लिखें, सबसे पहला काम देखिए क्या कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए कम से कम 2 बार 3 बार 2-3 बार। जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसके जो भी की टर्म है आप उसको आइडेंटिफाई कर डालिए, और एक जो है ना जो भी आप की टर्म आइडेंटिफाई किए हैं डिफरेंट में जो डायमेंशन है उसको ब्रेक करके थोड़ा सा प्लान कि हमको इस आंसर में ये लिखना है। अगर वो थोड़ा सा 1 मिनट में ये काम कर लेंगे तो आप अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। एग्जाम हॉल में किसी भी प्रश्न को 2 बार पढ़िए, उसके की टर्म को समझिए, क्या क्वेश्चन का डिमांड है, तब आंसर लिखना शुरू। इन्हीं का आधा पढ़े आंसर लिखना शुरू कर दे, सारा चीज़ आपका वो कंटेंट उसमें नहीं आ पाएगा। आप जब भी कभी देखिए, आप बॉडी पार्ट में अगर आंसर को लिखें, देखिए कुछ चीज़ें जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ आपका इस तरह। देखिए बॉडी पार्ट या शॉर्ट या लॉन्ग जब आंसर लिखें, कुछ इस तरह का वेन डायग्राम या फ्लो चार्ट या मैप देखिए कैसे बना सकते हैं। जैसे कि अगर मनरेगा का इम्पैक्ट पूछा जाए या और भी अगर किसी का इम्पैक्ट या प्रभाव पूछा जाए, आप इस तरह का ऐसे करके आप कुछ सर्कल बना सकते हैं, ठीक ना। फिर अगर मान लेते हैं कि अगर आपको जागरूकता बढ़ाने का अगर कोई अगर उसमें चूँकि आप साइंस टेक का जो सेक्शन में कुछ अगर पूछा जाए, आप इस तरह के क्या क्या मतलब किसी चीज़ को कैसे अवेयरनेस बढ़ाया जाए, आप ऐसे करके कुछ बता सकते हैं। जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट है, 3R आप ऐसे करके दिखा सकते हैं। या जैसे फूड सिक्योरिटी का, जैसे चूँकि इसमें 3 बात आता है, पहुँच होनी चाहिए, एफोर्डेबल होना चाहिए और मतलब अवेलेबल होना चाहिए, आप ऐसे करके 3 का बना सकते हैं। उसी तरह अगर आप मान लीजिए सतत विकास अगर आपको दिखाना पड़े तो इसमें आर्थिक विकास आ सकता है, सामाजिक विकास आ सकता है, पर्यावरण, ऐसे करके आप एक चीज़ें बना सकते हैं। अगर भारत की शक्ति कर कभी लिखना पड़ जाए तो इसे 3D डिमांड, हमारे पास की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी और हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड में 3D में आप ऐसे करके चीज़ों को दिखा देंगे तो आपको एक ठीक ठाक मार्क्स मिलने का चांस होगा। अगर कारण और उसका प्रभाव दिखाना हो तो मान लेते हैं कि इसे गरीबी है, ठीक ना, तो गरीबी और मान लेते हैं गरीबी क्यों है तो दिखा सकते हैं वहाँ पे। अगर मतलब किसी का अगर गुण या विशेषता दिखाना हो, किसी का अगर नेचर प्रकृति दिखाना हो या उसका कारण, तो आप इसे कारण का ऐसे फ्लोचार्ट बना दीजिए। या मान लेते हैं कि ऐसे करके मतलब आप ये डायग्राम इसमें बना सकते हैं। पाई चार्ट जैसे मान लेते हैं आपको इंडिया में कितना जो बिजली का उत्पादन है किस में, तो ऐसे करके आप दिखा दीजिए। लैंड पैटर्न, हमारे देश में जो भूमि उपयोग किस प्रकार कैसे करके बना सकते हैं। अगर आपको हमारे शहरीकरण में दिखाना हो हमारे देश में शहरीकरण कैसे बढ़ रहा है 1951 के बाद से, तो आप इस तरह के लीजिए और लाइन ग्राफ ऐसे करके दिखा दीजिए। गरीबी कैसे घट रही है आप ऐसे करके, तो ये सब दिखाने से कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स हमेशा आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। एक और जैसे अगर ये जो देख सकते हैं, जैसे कि मान लेते अगर इंडिया का जो परमाणु कार्यक्रम आपको दिखाना, फर्स्ट जो फेज का है, सेकंड फेज का, थर्ड फेज का, ऐसे करके आप इसको एरो में दिखा सकते हैं। चलिए अब डिफरेंट और फ्लो चार्ट, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपको ग्रोथ फैक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी या एग्रीकल्चर को दिखाना हो तो आप देखिए फैक्टर दिखा दे, सप्लाई चेन दिखा दीजिए, डिमांड दिखा दीजिए, पॉलिसी दिखा दे, ऐसे करके सप्लाई चेन में क्या क्या होना चाहिए, ठीक ना, या डिमांड में आप बाजार या परिवहन भंडारण, या पॉलिसी में क्या केंद्र सरकार की पॉलिसी क्या, राज्य सरकार पॉलिसी क्या, तो आप जो क्या करेंगे कि कम शब्दों में सारे डायमेंशन को अपने आंसर में लिख पाएंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि महिला सशक्तिकरण पर लिखना हो तो आप इस तरह का देखिए, महिला एम्पावर कब होगी, जब उनको इकोनॉमिक या सोशल और पॉलिटिकल कर देंगे, तो आप ऐसे इसमें आप आर्थिक में क्या क्या करना है या सामाजिक में क्या क्या करना है, राजनीति में क्या क्या करना है, ऐसे करके दिखा कि हाँ एम्पावर आप इसको दिखा सकते हैं। गरीबी का अगर जो मान लो चक्र आपको लिखना ही पड़ जाए तो आप ऐसे करके दिखा दीजिए, कम आय है तो बेरोजगारी होगा, पूंजी अभाव होगा, कम निवेश होगा, कम उत्पादन होगा, ऐसे करके, ठीक ना। या मान लेते हैं अगर तुलना करना हो कि हिमालय की नदियाँ, ऐसे करके बना के इसको टेबल में भी नदियाँ का जो भी चीज़ें दिखा सकते हैं।
अगर मान लेते हैं कृषि की अगर समस्याएं या जो क्या लाभ अगर लिखना ही है तो कृषि में जो समस्याएं देखिए, एक ऐसे बना दीजिए, फिर ऐसे बना दीजिए, फिर ऐसे करके अब इसके अंदर 2-3 पॉइंट आप आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैप का भी यूज किए, जहाँ जहाँ आपका मैप का आवश्यकता है, वर्ल्ड का मैप ऐसे करके प्रैक्टिस कुछ कर सकते हैं बनाने का। ठीक, अगर मान लेते हैं आईआर में अगर कोई आप आंसर लिखने जा रहे हैं और दो देशों का द्विपक्षीय संबंध से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, मतलब इंडिया ही है या अमेरिका ही है, तो ऐसे करके एक इंडिया बना दिए, किसी का अमेरिका बना दिए, इसका जीडीपी क्या है, इसका जनसंख्या कितना है, इसका जीडीपी, इसका भी दिखा दी, कंपेयर जो है ऐसे करके सिंपल आप बना सकते हैं। तो ये सब करें। बाकी देखिए हमेशा एग्जाम हॉल में ध्यान रखना है जो कि शॉर्ट आंसर जो भी आप एग्जाम में लिखेंगे कोशिश कीजिएगा उसको एनी हो 4 मिनट में ख़त्म करने का, 4-5 मिनट में। लॉन्ग जो क्वेश्चन पूछा है उसको भी आप आराम से जो भी 20-22 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा, मतलब टाइम का ध्यान रखें। और डीआई, चूँकि 2 डीआई जो होगा आपको जो बनाना है, काफ़ी सावधानीपूर्वक डीआई के सवाल को पढ़िएगा। जो डीआई आपको ठीक ठाक लगे उसको आप सॉल्व कीजिएगा और कोशिश ये करना है कि 45 मिनट या 50 मिनट के आसपास जो है ना दोनों डीआई आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। बाकी जो टाइम बचे उसको आराम से आप उधर हिस्ट्री या जो करंट क्वेश्चन को लिखिएगा। बाकी अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत अगर आपको अभी मेंस एग्जाम में अगर कुछ भी अगर है तो मैं अपना पर्सनल नंबर आपको देता हूँ 8750920419 पे मैसेज या कॉल करके अगर कोई कुछ भी डाउट है तो आप इससे हमसे सलाह ले सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।